तो पढ़ाई करने आया कि दूसरे की खराब करने आया? खुद की। दूसरे की खराब नहीं करेगा इस बार। वैसे तेरे से ओत लिवाऊं? मैं पूरे होश आवाज में कंफर्म करता हूं कि ह्याच्यात असं फीचर नाही का असं माणूस असं पातळ दिसतं? चेष्टा करते का? खरंच बघायला आलं. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. बरोबर रेकॉर्डिंग चालू. Let us continue discussion with reference to the subscription. कल बात कर रहे थे हम लोग जिसमें हमें कम से कम इतना तो समझ आ गया कि सब्सक्रिप्शन अगर इस साल का होगा तो ही इसी साल के इनकम में आएगा, अदरवाइज इस साल के इनकम में नहीं आएगा. जो कोई भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ये अगले साल से रिलेटेड होगा, मतलब प्री रिसीव्ड होगा, तो इस साल की बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में आएगा. अगर कोई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीवेबल है वो इस साल के इनकम में तो ऐड होगा, पर इस साल के बैलेंस शीट के असेट साइड में भी दिखेगा. So let's try to do certain examples related to subscription. बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज बन सकते हैं सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन में. थोड़े से इलस्ट्रेटिव इलस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद एक बढ़िया सा एग्जांपल करेंगे. लेट्स कम टू द फर्स्ट वन. अच्छा, ये फाइल मैंने शेयर नहीं की ना अब तक के. आई जस्ट पुट दिस फाइल इन द ग्रुप. चलेगा ना? कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? अबे मेरे पास कहाँ है वो तो देखने दो. इतनी सारी चीजें हैं ना आजकल. एडिशनल क्वेश्चन बाद में, पहले कंसेप्ट. शेयर टेली पे फास्ट ट्रैक शेयर गया. कहाँ गया? आया आया आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे. संयम. मेरा वाईफाई तुम्हारा डेटा एक साथ काम नहीं कर सकता. इस पे कोई भी किसी भी तरह के लाइक्स नहीं डालेगा. गपचुप अपने अपने पास डाउनलोड करेगा और पढ़ना चालू करेगा. हाँ, ये देखो, ये बकवास लोग हैं. ये नीचे अंगूठे वाला कौन है? इसमें मुझे पता भी चलता है हाँ, किसने क्या डाला है, क्योंकि मैं एडमिन हूं. हाँ बेटा, मिनिमम हो जाओगे, याद रखना. एनीवेज, ठीक है ठीक है. will you please stop your nonsense now on the group and download it and we'll start doing the studies. Yeah, please. मेरे पास तो इधर है ना, मैं उधर क्यों देखूं? Members of a club are paying an annual subscription of rupees 500. On 31st of March 2010, subscriptions in arrears from 10 members and received in advance from 5 members. Subscriptions received during the year ended 31st of March 2011 from 446 members, including 21 members for the year 2011-12. Subscriptions in arrears as on 31st March 2011 from 30 members. Calculate the amount of subscription income for the year ended 31st of March 2011 by preparing the subscriptions account.
तो यहां तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट स्पेसिफिकली पूछा गया है, अदरवाइज आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। क्योंकि अगर हमारे पास, अच्छा यहां इन्होंने टोटल मेंबर्स मेंशन ही नहीं किए हुए हैं, so we have to simply follow the lines and derive the values related to the income for the current financial year. Let's try to observe it. In total, you have got how many members? Sorry, how much is the subscription? 500 per member. On 31st of March 2010, subscription in arrears from 10 members and received in advance from 5 members. Subscriptions received during the year ended 31st March 11. 446 मेंबर से मिला, जिसमें से 21 मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन ये अगले साल से रिलेटेड है, राइट? सो whatever is the subscription that you have collected during the year, the subscription amount that you have received during the year, for that your entry will be what? पैसा आया, bank account debit to subscriptions account or not? If this is my subscription account for 2011 10-11, whatever is the amount that I have collected during the year, उसके लिए मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक, this amount will appear in your receipt and payment account on the receipt side. 446 मेंबर्स से 500 रुपए के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुआ, मतलब कितना? 2,23,000। इन्होंने कहा इसमें से 21 मेंबर 21 मेंबर्स आर देयर फ्रॉम whom the subscription is received for 2011-12, मतलब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन। क्या वो हमारा इस साल का इनकम है? तो मुझे इस साल के सब्सक्रिप्शन इनकम में से उसे कम करना पड़ेगा या नहीं? और अगर सब्सक्रिप्शन इनकम में से कम करना है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड बिकॉज इट इज प्री रिसीव्ड सो इट इज माय लायबिलिटी, सो प्री रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड। माय एंट्री विल बी subscription account debit to pre-received subscription. So subscription account debit side to pre-received subscription. 21 members into 500, that is 10,500. है ना? On 31st March 2011, there are 30 members from whom the subscription is still receivable. 30 ऐसे मेंबर्स हैं जिनसे अभी भी आपको पैसा आना बाकी है। वो इस साल का इनकम है या नहीं? अगर इनकम है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट होगा, और क्योंकि ये अमाउंट रिसीवेबल है तो रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा या नहीं? सो माय एंट्री फॉर दैट विल बी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऑन टू द क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन receivable as 30 members into 500, that is 15,000। करेक्ट है? हमें कहा गया था कि 31 मार्च 2010 को सब्सक्रिप्शन वाज इन अरियर्स फ्रॉम 10 मेंबर्स। कब? पिछले साल। अगर तब अरियर में था तो इस साल जो 446 मेंबर से पैसा आया है, हमें यह अज्यूम करना पड़ेगा कि उसमें वो 10 मेंबर्स इंक्लूडेड है या ना? इसका मतलब इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम को कम करना पड़ेगा या नहीं? मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट होगा, एंड दिस वाज रिसीवेबल इन द बिगिनिंग और नॉट। सो आई विल पास द एंट्री एज व्हाट? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन टू द डेबिट साइड टू
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, पिछले साल में रिसीवेबल था, इस साल में रिसीव हुआ, तो इस साल की इनकम में से कम करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि जो रिसीव हुआ वो पूरा का पूरा तुमने इनकम को क्रेडिट कर दिया या नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 10 into 500, that is 5000, और पिछले साल में हमें इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन मिली थी, कितने मेंबर से? 5 मेंबर से। पिछले साल में प्री रिसीव थी, पर इस साल की इनकम है या नहीं? अगर वो इस साल की इनकम है तो इस साल के इनकम दैट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा या नहीं? और सब्सक्रिप्शन को अगर क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पिछले साल प्री रिसीव्ड को क्रेडिट किया हुआ था, अब उसी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं? सो आई विल पास द एंट्री एज प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय प्री रिसीव्ड। ये जो कुछ भी लिख रहा हूं ना, इसको 2 मिनट में प्रूव करता हूं मैं। 5 मेंबर्स इंटू 500 मतलब 2500। Now, whatever is the balancing figure of this subscription account is nothing but the income of current year or not. And such income of current year should be transferred to what? The income and expenditure account. So, on to the debit side, 2. Income and expenditure account. How much? 2,25,000 as the balancing figure. समझ आया? Let's prove it. Observe it. 446 मेंबर से तुमको पैसा इस साल मिला, करेक्ट? में से 21 मेंबर्स ऐसे हैं जो अगले साल के रिलेटेड है ना? में से 10 मेंबर्स ऐसे हैं जो पिछले साल से रिलेटेड है। क्या वो मेरी इस साल की इनकम में इंक्लूड होंगे? आई विल इंक्लूड ओनली सच मेंबर सब्सक्रिप्शन विच इज रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट? मुझे यह बताया गया कि 30 मेंबर ऐसे हैं जिनसे अभी भी इनकम रिसीवेबल है, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, है ना? और मुझे यह भी बताया गया कि 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल ही इस साल का एडवांस दे दिया था, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। इफेक्टिवली दैट बिकम्स 450 मेंबर्स और नॉट? 450 मेंबर्स इनटू 500 दैट कम्स टू 2,25,000 एज द इनकम फॉर द करंट ईयर। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? आप स्टेटमेंट फॉर्म में करो या अकाउंट फॉर्म में, आंसर वही आएगा, इजहार का तरीका बदलेगा। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अकाउंट फॉर्मेट। इज इट क्लियर फॉर ऑल? आप लोग जिन्होंने नहीं छापा, जिन्होंने नहीं छापा, मैंने कहा वेरी स्पेसिफिक वॉज माई वर्ड्स। अरे हाँ, ये लोग तो कमेंट करते हैं ना, 225 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टोटल 240 50 500। अच्छा बढ़िया यार, टोटल भी आती है इसकी, तो टोटल भी लिखना पड़ता है। When you are preparing it as a working note, even if you don't take the total of that account, it doesn't make any difference. जनरली हम लोग ले ही लेते हैं, पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है उससे। We have discussed sale or purchase of asset with there some exam problems and subscription. बढ़िया बंदा है यार तू, सच में, मतलब रोज अपडेट देता है मेरे को, इसीलिए मैंने आईपैड रखा हुआ, पता है? ये मेरे को रोज बता ही देता है कल क्या पढ़ा के गया था मैं। वेल, क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व इट। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब इस साल की इनकम कितनी है, वही पूछा जा रहा है वापस। फॉर द ईयर 97-98 वी कलेक्टेड 2000। फॉर द ईयर 98-99 दैट इज करंट फाइनेंशियल ईयर वी कलेक्टेड 30,000। फॉर द ईयर 99-2000 वी कलेक्टेड 3000। अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है या नहीं? अब
आपको इस साल में मिले हुए पैसे में सिर्फ जो पिछले साल में मिल चुका इस साल से रिलेटेड और जो अभी भी मिलना बाकी है इस साल से रिलेटेड, उतने दो आइटम्स ऐड करने, बात खत्म. अब प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, प्री रिसीव्ड एट द एंड, रिसीवेबल एट द एंड, इन सब पे फोकस रखने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ तीन आइटम. कौन से? रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर द ईयर, receivable at the end of the current year for the year. Only these three items will go into what? The income and expenditure account. पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में टोटल कितना मिला था वो पहले बता दिया, उसको डिवाइड नहीं किया गया था. यहां डिवाइड करके दिया गया है. Am I right? So subscriptions outstanding on 31st March 1998 were rupees 3,500, out of which 500 were considered to be irrecoverable. Very good, bad dates. On the same date, subscription received in advance for 98-99 were rupees 2,000. Subscription still outstanding as on 31st March 1999 is rupees 6,000. तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? What they've asked? Only the amount of subscription to be included in the financial year 99 or not. मतलब ये कि 97-98 की क्या कहानी थी उससे मेरा कोई संबंध नहीं है. 99-2000 की क्या कहानी है उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है. मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? ओनली 98-99. सो रिसीव्ड इन 98-99 30,000 है ना. Pre-received in 97-98 is 2,000. Subscription received in advance for 98-99 were rupees 2,000. लिखा है या नहीं? मतलब ये पिछले साल में इस साल का इनकम मिल चुका था या नहीं, इसलिए ऐड करना पड़ेगा या नहीं. एंड रिसीवेबल on 31st March 99 is 6,000. Yes or no? So total income for the year कितना हो गया? Yes, 38,000. नहीं, here it will be only 6,000 minus 1,000. Why 6,000 minus 1,000? Total receivable as on 31st March 99 is how much? 6,000. 31st March 98 की कहानी पे पहले फोकस करते हैं. कितना रिसीवेबल था टोटल? 3,500. में से 500 ही रिकवरेबल हो गए. तो 31st मार्च 98 के रिसीवेबल बचे कितना? 3,000. बराबर है. अगर आप डिटेल्स पे फोकस करो तो 97-98 का इस साल में पैसा मिला कितना है? ओनली 2,000. सो स्टिल 1,000 इज रिलेटेड टू 97-98 और नॉट? नेक्स्ट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर. हाँ, 1,000 इज स्टिल रिलेटेड टू लास्ट ईयर. तो इस साल से रिलेटेड कितना इनकम मिलना अभी भी बाकी है? ओनली 5,000. टोटल रिसीवेबल 6,000. Out of that 1,000 is related to 97-98. That's why related to 98-99 will be only 5,000. Did you people get it? So accordingly 5,000 still receivable. Total income that will be credited to income and expenditure account will be how much? Income for 98-99. Is it point right? हाँ, वहां नीचे लिखो उसका एक्सप्लेनेशन. वो 1000 कैसे आया? नहीं तो उस 1000 के पीछे आप इतने बेजार होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि अब मेरा आजार क्या है. At 97-98 end, write down. At 97-98 end,
total receivable was 3,500. Of which 500 is irrecoverable. 500 is irrecoverable. Therefore, net receivable 3,000. Therefore, net receivable 3,000. Next line, write down. Received during the current year for 97-98 is 2,000. That means 1,000 is still receivable on 31st March 99 for the year 97-98. And included in receivable of 6,000. And included in receivable of 6,000. बराबर है? समझ आया नहीं? Let's come to the next question. Question number 5. During the year ended 31st of March 2012, Sachin Cricket Club received subscriptions as follows. For year ending 31st March 11, 12,000. मतलब ये opening वाला है ना? For the year ending 31st March 12, 6,15,000. For the year ending 31st March 13, 18,000. Total collected during the year is 6,45,000. There are 500 members and the annual subscription is 1,500 per member. Specifically आपको इनकम का अमाउंट बता दिया गया है. अब इस भरोसे या तो रिसीवेबल निकालना पड़ेगा या तो प्री रिसीव निकालना पड़ेगा. On 31st March 2012, a sum of 15,000 was still in arrears for subscription for the year ended 31st March 11, पिछले साल का. तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था टोटल? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था मतलब रिसीवेबल कितना था? 15,000 मिलना बाकी है. कब? एट द एंड ऑफ करंट ईयर. बराबर. और 12,000 मिल चुका है ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर. तो टोटल रिसीवेबल कितना होगा? 3,000. I'll read the statement again for you people. On 31st March 2012. 31st March 2012 मतलब कौन सा डेट है? करंट ईयर का लास्ट डेट. A sum of rupees 15,000 was still in arrears for subscription for the year ended 31st March 11. बराबर. तो इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? नहीं, आंसर तो आप ही दोगे, मैंने तो आंसर देना नहीं है. आई डोंट नो. इतना अफर्मेटिव क्वेश्चन थोड़ी पूछना चाहिए. सर 27,000. तो पीछे बंदा बोलता है सर 3,000. बीच में बंदा बोलता है सर 15,000 होंगे. ऑफ
course it is 27,000 that was receivable on 31st March 11, out of which 12,000 तुमने इस साल कलेक्ट कर लिए, तो अभी भी रिसीवेबल बाकी कितना रहा? 15,000 है ना? तो प्रोजेक्टर नाराज क्यों होते हैं यार? यहां पे बेटा तुम जिस तरह से आंसर्स देते हो ना, सच में ना, मतलब किसी दिन किडनी बेचने वाली बात आएगी तुम्हारे साथ में। एटलीस्ट एक बार सोच लिया करो यार, ये कैलकुलेशन कैसे आ रहा है, पढ़ लिया करो। कल 30,000 रुपए अटक गए थे तुम लोग। 30,000 नहीं, क्या था वो? 1,10,000 सेल ऑफ असेट, 80,000 सेल वैल्यू, प्रॉफिट ऑफ 30,000, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द असेट सोल्ड, नहीं, बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड इज 1,10,000। मैं तो मतलब सीरियसली रात को नींद में भी हंस रहा था। $12,000 is received, 15,000 is still receivable. So पिछले साल में टोटल रिसीवेबल कितना था? 27,000 and not 3,000। बराबर? कितने लोग करेक्ट थे? ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। कितने लोग करेक्ट थे? ओके। और 3,000 वाले कितने थे? ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। तो बाकी बड़े होशियार है सर, हम तो इंतजार कर रहे थे। भले 1,100 दिए, आंसर तो पूरे ही मिलेंगे, है ना? ये तो अलग ही लेवल है, हमने तो आगे के 0 भी नहीं दिए। एनीवेज, ascertain the amount of subscription that will appear on the credit side of the income and expenditure account for the year ended 31st of March 2012. Also show the items would appear in the balance sheet as on 31st of March 2011 and the balance sheet as on 31st of March 2012. दोनों है। अब यहां पर आपको बताया गया 500 मेंबर्स है, 1,500 रुपए प्रति मेंबर आने चाहिए। तो इसका मतलब टोटल इनकम कितनी हुई रे? 7,50,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना जाएगा? 7,50,000। चलो बनाओ छोटा छोटा फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 11, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 12। लाइन मारने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। We need income. We are talking about question number 5 and expenditure account. Year ended 31st March 12. Correct है? We need balance sheet as on 31st March 12, and we also need the balance sheet as on 31st March 11. करेक्ट है? चलाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस, बैंक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई आईसीआई ना पाप देगी तेरे को मास्टर को मारने की। सच बोल रहा हूं, तुम लोग जिस तरह के जवाब दे रहे हो, सीरियसली आवाज आनी है खाद बार। दुआ करो, मेरे बीवी बच्चे हैं यार पीछे, उनको संभालना है मेरे को। तो ठीक है, आईसीआई ने तुमको
बेटा जिस किसी भी बात पे हंसे हो ना तुम लोग, उसका एसेंस तो मेरे को समझ आ गया। एक बात समझ लेना, मैं अगर आ गया ना अपनी पे, हालत खराब कर दूंगा तुम्हारी। बाय सब्सक्रिप्शन, इसके बाद तो भैया तुम सिर्फ पढ़ाई करो। 500 members at the rate of 1500, that is 7,50,000. Why am I not considering the outstanding, the subscription pre-received etc in here is because मुझे डायरेक्टली पता है ना 500 मेंबर है, 1500 रुपए के हिसाब से मेरे को 7.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। मिले नहीं मिले वो पता नहीं, इनकम तो 7.5 लाख है ना। इनकम विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करेक्ट? In the balance sheet as on 31st of March 2012, subscription receivable for 2010-11 15,000। हम लोग बैलेंस शीट कौन सी डेट वाली बना रहे हैं? 31 मार्च 12 की, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट है या नहीं? क्लोजिंग में तो हमको कहा गया ना कि पिछले साल का आना अभी बाकी इतना है 15,000, सो दैट ओनली विल बी द अमाउंट अपीयरिंग इन ईयर और नॉट। अब जहां तक बात है 2012 के रिसीवेबल की, आपको टोटल 7.5 लाख मिलने चाहिए थे, में से 6,15,000 मिल चुका है नहीं, तो रिमेनिंग 1,35,000 इज स्टिल रिसीवेबल और नॉट? यस और नो? सो 2011-12 का सब्सक्रिप्शन कितना? 7,50,000 टोटल इनकम माइनस 6,15,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो स्टिल रिसीवेबल इज 1,35,000. Total appearing to the outermost column will be 1,50,000. इजहार समझ में आ रहा है या नहीं? And if you look at the information provided to us, there is an amount of 18,000 received for next year. अगर 18,000 अगले साल से related है, so that will be appearing in the closing balance sheet onto the liabilities side as pre-received subscription. तो liability side में pre-received subscription रुपीज 18,000, और साथ ही साथ हमें 31 मार्च 11 की भी बैलेंस शीट बनानी है नहीं? इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 11 आई विल बी हैविंग व्हाट? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओनली, देयर इज नथिंग प्री रिसीव्ड, है ना? इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना, तो वी आर सपोज टू अज्यूम दैट देयर वाज नो प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, राइट? इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 11 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल as 12,000 received during the year plus 15,000 still receivable. Total receivable on 31st March 11 was rupees 27,000. Am I right? Clear सबके लिए? सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट समझ आ रहा है या नहीं? पक्का? Are you all sure? लिखो एक एग्जांपल। कहां कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को? विच पॉइंट? अभी वाला एग्जांपल बिना किसी से पूछ के करना, कहां मिस्टेक हो रही है समझ में आने दे। हाँ जी, 11-12 में 135,000 कैसे आया? मतलब बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 12 में 1,35,000 कैसे आया? टोटल तुम्हारा इस साल का इनकम कितना था? 7,50,000. इंफॉर्मेशन के हिसाब से रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 31 मार्च 12 कितना है? 6,15,000. तो 7.5 लाख में से अगर 6-15 मिल गया तो स्टिल रिसीवेबल कितना है? 1,35,000. गॉट इट? देखो, द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, the total subscription, तुम भी लिखो,
ऑनलाइन? तो हम रिकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे. The total subscription received during the year amounted to rupees 18,50,000, 18,50,000, which included rupees 1,12,000 for previous year, which included 1,12,000 for previous year and 38,000 for subsequent year. And 38,000 for subsequent year. Next line. At the end of the previous year, subscription pre-received for current year is 1 lakh, was 1 lakh. Pre-received for current year was 1 lakh. And for next year, rupees 22,000. The total receivable at the end of previous year, was 1,60,000. 1,60,000. Next line. The subscription receivable at the end of current year amounted to rupees 1,48,000. 1,48,000. All right. Calculate and present the following. A. Subscription income for current year. B. Items related to subscription in the opening and closing balance sheet. Items related to subscription in the opening and closing balance sheet. बस छोटा सा ही सवाल है. 3 सम किए ना अब तक के, तीनों का एग्रीगेट.
प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, ऑनलाइन वालों को तो ब्रेक ही लगता है ये। इतना बढ़िया क्वेश्चन बना के दिया मैंने। सबको लगता है मेरा आंसर करेक्ट है और सबका आंसर अलग होता है। नो डिस्कशंस। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लेंगे। अभिषेक और ये कौन है? करण राठौड़। अभिषेक यू देयर? अभिषेक शाह, करण राठौड़। एक दो आंसर आ चुके हैं ऑलरेडी। तीन आंसर। यार सबको लगता है कि अपना आंसर करेक्ट है। तीन आ गए अब तक के। ये तुम लोग सवाल पूछते हो मेरे को व्हाट्सएप पे, उसके बाद में तुम बोलते हो कि मैं ही सॉल्व करूं, और तुम अटेंड भी नहीं करते हो। क्या ही फायदा हुआ तुम्हारा सवाल पूछने का? पढ़ना चालू किया है तूने? पक्का? चार आंसर है, बाकी लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, अकाउंट फॉर्मेट में भी और स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी। इनफैक्ट यहां तो इतनी मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, सब सारी इंफॉर्मेशन प्लेटर पे अवेलेबल है। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। 6 आंसर हो गए अब तक के। 6 डिफरेंट आंसर्स टिल नाउ।
7. सर समझ ही नहीं आ रहा है. 8, 9 डिफरेंट आंसर्स. 10 अलग अलग आंसर्स हो चुके हैं अब तक. 11 डिफरेंट आंसर्स. सॉरी, 12. क्या इनकम है? ये तो लू भी नहीं मैं आंसर. तेरा 14. हाँ, 15 डिफरेंट आंसर्स टिल नाउ. 16. मुझे पता नहीं इसमें से करेक्ट क्या है, कौन सा है. हाँ, हाँ, 18 नहीं, 17 डिफरेंट आंसर्स. जब कैलकुलेट करेंगे तब समझ में तो आ ही जाएगा करेक्ट कौन सा है. वो है ऑलरेडी. 18. सर मैं एनपीओ छोड़ने वाला हूं बेटा. इससे सिंपल तो कोई टॉपिक नहीं मिलने वाला तेरे को, मैं ऑनेस्टली कहता हूं. वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक. लेट्स ऑब्जर्व इट. आपसे कहा गया टोटल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 18,50,000. फिर आपसे कहा गया कि दिस इंक्लूड्स 18,50,000 इंक्लूड्स व्हाट? 1,12,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड 38,000 फॉर नेक्स्ट ईयर. है ना? तो लेस फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब ये पिछले साल का रिसीवेबल है जो इस साल में मिला है. 1,12,000 लेस फॉर नेक्स्ट ईयर कितना? 38,000. है ना? आगे क्या कहा गया? एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल के बिगिनिंग में कितना रिसीवेबल था? 1 लाख वॉज रिसीव्ड, सॉरी प्री रिसीव्ड फॉर करंट ईयर. टोटल प्री रिसीव्ड कितना था? 1 लाख प्री रिसीव्ड फॉर करंट ईयर एंड 22,000 प्री रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. बराबर है? तो इस साल से रिलेटेड अगर सिर्फ 1 ही लाख मिला था तो इस साल की इनकम में कितना ऐड होगा? 1 लाख रुपए. तो ऐड प्री रिसीव्ड एट बिगिनिंग 1 लाख. करेक्ट है? और कुछ बताया क्या? क्या बताया? Receivable at the end of current year is 1,48,000. बराबर है? मतलब that 1,48,000 will be added in year or not? नहीं. क्यों? क्यों 1,48,000 डायरेक्टली ऐड नहीं होगा? ऑब्जर्व इट. आपका रिसीवेबल एट द बिगिनिंग टोटल कितना था? 1,60,000. उस 1,60,000 में से इस साल में कितना कलेक्ट किया आपने?
1,12,000. So 48,000 is still receivable, which is included in that 1,60,000 or not? अरे पहला पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना आपने? नहीं, सेकंड क्वेश्चन अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, ये वाला क्वेश्चन। 6,000 में से 1,000 माइनस क्यों किया था हमने? मैंने क्या कहा? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का कंबाइंड क्वेश्चन है मेरा एग्जांपल। अगर आपका रिसीवेबल एट द बिगिनिंग टोटल 1,60,000 था, रिसीवेबल है ना, में से 1,12,000 रुपए आपको करंट ईयर में रिसीव हो चुके, तो स्टिल रिसीवेबल कितना? 48,000. This 48,000 must have been included in the amount which is receivable at the end of the current year or not? That is 1,48,000. तो अगर 1,48,000 में से 48,000 तो पिछले साल से रिलेटेड है, तो इस साल का रिसीवेबल बचा कितना? ओनली 1 लाख। आपकी बैलेंस शीट में 1,48,000 आएगा, पर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ऐड होगा? ओनली 1 लाख। जितने लोगों ने 19,48,000 आंसर दिया, समझ आया क्या? है ना? तो ऐड receivable at end, how much? 1,48,000 minus 48,000, that is 1 lakh only or not? तो इफेक्टिवली आपकी इनकम कितनी हुई? ओनली 19 lakh and not 19,48,000 इनकम फॉर करंट ईयर। समझ आया? इसके बाद YouTube पे आप जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, अगर आपने फालतू ही कमेंट की तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। बेटा एक भी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं। Is it right? Now, if I prepare the opening and closing balance sheet for this, balance sheet, closing, and balance sheet opening, ओपनिंग में टोटल रिसीवेबल कितना था? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1,60,000 और प्री रिसीव्ड कितना था? प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 1 लाख प्लस 22,000 और नॉट? दैट इज 1,22,000, है ना? वेयर एज क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डायरेक्टली टोटल आएगा 1,48,000 का। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अरे हाँ या ना? मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ 1 लाख क्यों एडजस्ट किया? क्योंकि उस 1,48,000 में से 48,000 इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। तो इस साल के इनकम से जो अभी भी रिसीवेबल बाकी वो सिर्फ 1 लाख बचता है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करते समय 1 लाख, पर बैलेंस शीट में दिखाते समय पूरा 1,48,000। इज इट राइट? एंड प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, अब पिछले साल में टोटल प्री रिसीव्ड 1,22,000 था, में से 1 लाख तो इस साल के इनकम में ऐड हो गया ना, तो बचा से 22,000 रुपए अगले साल का, प्लस इस साल में 38,000 और मिला था या नहीं? तो दैट विल बी 22,000 प्लस 38,000, टोटल 60,000।
और जो भाई साहब कह रहे थे ना अभी कि सर मैं तो मतलब एनपीओ छोड़ के जाऊंगा, मैं कहता हूं अगर ऐसे वाले एग्जांपल देखने के बाद में तुमको ऐसे लगता है कि मैंने छोड़ देना चाहिए, मैं कहता हूं सीए छोड़ दो भाई, ऑनेस्टली। क्यों पता है? क्योंकि कैलकुलेशंस को अगर ठीक से समझ के करोगे तुम्हारे आंसर सारे करेक्ट होने वाले। और अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों पे अगर डिसहार्टन होते रहोगे तो सीए इज नॉट अ गुड कोर्स, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है आगे चल के। पर अगर इज्जत से कंसेप्ट को समझ के सॉल्व करोगे तो सीए इज जस्ट अ कोर्स। नाउ यू डिसाइड इन विच वे यू वांट टू थिंक, राइट? मतलब मेरे मुंह से ऐसा बहुत कम निकलता है कि मैं किसी को बोल दूं कि तुम सीए छोड़ दो, बहुत ही रेयर होता है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु वुड कीप थिंकिंग ऑन अ नेगेटिव साइड, बट एट द सेम टाइम हमेशा ये याद रखना, वी आर द ह्यूमन बीइंग, एंड वी बीइंग द ह्यूमन बीइंग, वी आर ट्रेन्ड टू कॉन्कर व्हाटसोएवर वी वांट, राइट? मतलब मैंने अगर एक बार कह दिया कि मैंने करना है तो करना है, राइट? कैपेबिलिटीज होती नहीं है, बिल्ट की जाती है, हमेशा याद रखना। So this was about the concept of subscription. हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक मिनट, हाँ, इसमें से मैंने ऐड कितना किया है? प्री रिसीव्ड टोटल प्री रिसीव्ड कितना था पिछले साल में? पिछले साल के एंड में टोटल प्री रिसीव्ड कितना था? 1,22,000। समझा? हाँ, बहुतों ने किया, तूने अकेले ने नहीं किया। Why I got 20 different answers is the reason behind that. सर क्लोजिंग में 1,48,000 कैसे हुआ? 48,000 और भी रिसीवेबल है ना, है ना? पर वो 1,00,000 के अलावा 48,000 है, 1,48,000 के अलावा 48,000 नहीं है। टोटल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 1,48,000 एंड नॉट 1,96,000। Mr. Bhardwaj, read the question once again and you'll be able to understand that. Should we write assumptions at the end that we are assuming that previous year's amount receivable is also added in the amount receivable at the end of the current year? No need. It is an implied assumption. That's why there is no need of writing that kind of assumption. Right? हाँ, आगे बढ़ू? पक्का? हाँ भाई साहब, भाई समझे? पक्का? हाँ मैडम, कौन सा 22,000, कौन सा वाला पॉइंट? अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का ना संधि विच्छेद करते हैं। नहीं नहीं अकाउंट, हाँ ठीक है, अकाउंट बना के भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। नहीं नहीं सारा का सारा ही समझाता हूं, एक एक लाइन। पहला लाइन क्या बोला हुआ है? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18,50,000 बराबर। इस 1850 में से कितना? 1,12,000। 1,12,000 is for previous year or not? Then there is an amount of 38,000 for next year. है ना? Then this means the balance of 17 lakh is for current year or not? Received in current year. बराबर? Received in current year for previous year 1,12,000, for next year rupees 38,000, and for current year the balancing amount. बराबर है? पक्का? आगे टोटल प्री रिसीव्ड at beginning
वॉज 1,22,000, इतना ही है ना। प्री रिसीव्ड एट दी बिगिनिंग कितना था टोटल? 1,22,000 में से नेक्स्ट ईयर का कितना? 22,000 और करंट ईयर का कितना? 1 लाख। बराबर है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आगे, रिसीवेबल एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग टोटल कितना था? 1,60,000 है ना। एंड इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूं। रिसीवेबल एट द एंड, एट एंड कितना है? 1,48,000। बराबर है? अब जरा गौर फरमाइएगा, 1,60,000 रिसीवेबल था, में से 1,12,000 रिसीव हो चुका है नहीं? सो रिसीवेबल एट एंड, स्टिल रिसीवेबल ऐसे लिखता हूं, इज 48,000 और नॉट। तो इसका मतलब जो बाकी रिसीवेबल एट द एंड है उसमें से 48 अगर पिछले साल का है तो 1 लाख कौन से साल का है? करंट ईयर और नॉट। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? तो इसका मतलब इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन सा अमाउंट आएगा? 17 लाख रुपए जो आपको इस साल में मिला, 1 लाख रुपए जो इस साल का पिछले साल में मिला, और 1 लाख रुपए जो अभी भी मिलना बाकी है। सो टोटल हाउ मच विल बी अपीयरिंग इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? 19 लाख। समझ आया? पक्का? दूसरा, 1,12,000 आपका इस साल में मिला है, पर था तो पिछले साल का ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा? 1,60,000 रिसीवेबल है ना। में से एक बार अगर मिल चुका तो बाकी 48 कहां जाएगा? इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड और नॉट? बराबर है? सो दीज टू अमाउंट्स वी आर गोइंग टू शो इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो दिखाई है हमने असेट साइड में। ये वाली अमाउंट कहां जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो हमने अभी प्रेजेंट की है ना। अब ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका टोटल प्री रिसीव, सॉरी लाइबिलिटी साइड में टोटल प्री रिसीव कितना था? सॉरी, दिस इज नॉट ओपनिंग, ओपनिंग बोल रहा हूं ना मैं। ओपनिंग में प्री रिसीव टोटल कितना था? 22,000 फॉर नेक्स्ट ईयर और नॉट। इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हमने कितना दिखाया? 1 लाख प्लस 22,000 और नॉट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? और साथ ही साथ इस साल में भी तो अगले साल का 38,000 मिला है, तो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में टोटल प्री रिसीव कितना आएगा? 60,000। अब क्लियर है? किसी को कोई शक, सवाल, क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, प्रॉब्लम? एनीवन? तो इनको भी तो पूछूं। ऑल गुड फॉर एवरीवन? हाँ, क्या होता है ना, आई डोंट नो कि आईसीआई की सोच यहां तक पहुंच पाएगी या नहीं, बट दिस सिंगल एग्जाम्पल व्हाट वी जस्ट डिड, that consolidates multiple of the situations which can be asked in multiple of the examples. किसी एग्जाम्पल में आपको प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, प्री रिसीव्ड एट द एंड का फिगर कंसोलिडेटेड दिया जा सकता है। किसी एग्जाम्पल में आपको रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, रिसीवेबल एट द एंड का फिगर कंसोलिडेटेड दिया जा सकता है। तो जैसे भी इंफॉर्मेशन दी होगी उस हिसाब से हमें उसको डील करना पड़ेगा या नहीं? एंड दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद दीज ऑल एस्पेक्ट्स इन डिटेल। एम आई राइट? अभी क्लियर है? अगेन आज का होमवर्क कंटिन्यूज। व्हाट? आज के जितने प्रॉब्लम्स हैं वापस से रीसॉल्व कर। मैं इज्जत से बोलता हूं, जितने लोग, कौन था वो बोरिया बिस्तर गोल करने वाला था, इज्जत से जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, और जो सच में घर जाके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
they will vouch on this point that next day when they come into the class, at that time they are more confident about the given concept. क्या माने दो वो कंसेप्ट को. और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आज पढ़ाया गया है वो आज के आज घर जाके सॉल्व करना है, पढ़ना नहीं है. अकाउंट्स पढ़ा नहीं जाता, अकाउंट्स सॉल्व किया जाता है. इज इट राइट? ओके. अब एक छोटा सा कंसेप्ट, कंज्यूमेबल आइटम्स. स्कूल कॉलेज के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल, सोसाइटीज के लिए स्टेशनरी, द कंज्यूमेबल आइटम्स. In the case of consumable items, if there is any stock available at the beginning and if there is any stock purchased during the year, after considering the closing stock, we only consider the expenditure for the current financial year. तो जब कभी भी हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो किसी भी और तरह का कंज्यूमेबल आइटम हो, द एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर विल ऑलवेज बी व्हाट? कंज्यूमेबल्स. एक्सपेंस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक plus purchases minus closing stock. Now there can be some of the stock which has been purchased on credit. There can be some of the stock which is purchased for cash. The cash purchase of consumable items will be appearing in receipt and payment account का payment side. वहीं अगर क्रेडिट में परचेज किया होगा कोई कंज्यूमेबल तो वो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एज अ पेमेंट टू क्रेडिटर दिखेगा. करेक्ट? इफ देयर आर द पेमेंट टू क्रेडिटर्स गिवन इन योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपको क्रेडिटर के अकाउंट के थ्रू पहले पता करना पड़ेगा कि क्रेडिट में कितना कंज्यूमेबल परचेज किया गया. वो कैसे पता करेंगे हम लोग? Credit purchase, and if opening and closing creditors are given, payment to creditors is given, assume all purchases are on credit if nothing else is provided. मैंने क्या कहा? ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दिया गया है, आपको कैश परचेज के बारे में कुछ नहीं कहा गया. रिसीट पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया गया बाय स्टेशनरी परचेज्ड. That is not cash purchase, that is payment to creditors. In such case, assume all the purchases are on credit basis. Am I right? So credit purchase will be equal to closing creditors plus payments minus ओपनिंग क्रेडिटर्स. कैसे? आपका क्लोजिंग में क्रेडिटर बचा हुआ है 10,000 रुपए का. ड्यूरिंग द ईयर आपने क्रेडिटर्स को 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, बराबर? तो टोटल 2,10,000 रुपए का पेमेंट हुआ क्रेडिटर्स को, में से 30,000 रुपए ओपनिंग वाला था. तो इस साल से रिलेटेड कितना पेमेंट किया? इस साल से रिलेटेड कितना परचेज हुआ होगा? ओनली 1,80,000 और नॉट? अगर 30,000 का ओपनिंग था, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर से परचेज किया 1,80,000, तो टोटल क्रेडिटर को देना कितना बनता है? 2,10,000, में से 2 लाख रुपए दे दिए. तो इसीलिए तो क्लोजिंग क्रेडिटर 10,000 का बचा ना. इसीलिए मैंने क्या कहा? क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर विल बी व्हाट? द क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर. Am I right? और क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज विल बी द टोटल परचेज. अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है तो व्हाट यू हैव टू अज्यूम?
ऑल परचेस ऑफ कंज्यूमेबल्स इज ऑन क्रेडिट बेसिस। क्लियर है? पक्का? लेट्स डू एन एग्जांपल ऑन दिस। On the basis of following information, calculate the amount that will appear against the item stationery consumed in the income and expenditure account for the year ended 31st of March 2011. कल का लेक्चर, कल ऑनवर्ड्स अगले 3 लेक्चर जो होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कंसोलिडेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। राइट? तो इसलिए कल के बाद अटेंशन, अटेंटिवनेस और अटेंडेंस तीनों इंपॉर्टेंट है। अटेंड भी करना है, दिमाग भी लाना है, और दिमाग यहीं पे अपना यूज करना है। राइट? नहीं तो किसी और वजह से आते रहो अगर रोज, होता है हर किसी की अपनी अपनी वजह होती है आने की। राइट? किसी को घर वालों से छुटकारा पाना होता है, हाँ ना सर? कितना अगर घर वालों का चेहरा देखें, और घर पे बैठते हैं, घर वाले भी जलील करने के लिए छोड़ते नहीं है। हर मोमेंट पे, हर सिचुएशन में किसी न किसी बात पे जलील करते ही रहते। और कितने अटेम्प्ट लगाएगा? अबे है तो दूसरा। जो सीरियसली, एनीवेज, स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st of April 2010 12,000, creditor for stationery on 1st April 2010 25,600, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अब अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये कैश परचेज भी तो हो सकती थी ना, पर इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड वी आर सपोज टू अज्यूम व्हाट, ऑल परचेस आर ऑन क्रेडिट। मतलब ये जितना भी पेमेंट किया हुआ, किसको पेमेंट किया हुआ है? क्रेडिटर्स को। करेक्ट है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 11 23,200 एंड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 2011 रुपीज 24,000। हमें खर्च निकालना है, तो पहले स्टेशनरी का परचेज निकालेंगे, तब ने जाके खर्च मिलेगा, है ना? चलो इसको पहले लेके चलते हैं। चलना भाई, तो परेशान कर रहा है। हाँ, स्टेशनरी परचेज इज इक्वल टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स, कितने? 24,000 प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर, कितना? 1,40,000 माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, कितने? 25,600। सो टोटल कम्स टू 1,38,400 की हमने स्टेशनरी परचेज की थी इस साल में, है ना? अब ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये 138,400 का आपका एक्सपेंस नहीं है, 138,400 का स्टेशनरी आपने खरीदा है। अब इसको जब आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे तो जो बचेगा दैट इज योर स्टेशनरी एक्सपेंस और कंज्यूमशन फॉर द ईयर। तो स्टेशनरी consumed or expense is equal to opening stationery of 12,000 plus purchase during the year 1,38,400 minus closing stationery 23,200, and that comes to 1,27,200 as the expense for the year, which will be debited to what? The income and expenditure account. इसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये ओपनिंग स्टेशनरी कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में। ये 25,600 कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। ये कहीं भी नहीं जाएगा। यू हैव ऑलरेडी एडजस्टेड दैट 1,40,000 that will be given to you in the receipt and payment account on the payment side. हाँ, ये भी लिख ही देते हैं, जाने दो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में ये 23,200 कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। और 24,000 कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में।
समझ आई बात? इज द कंसेप्ट क्लियर फॉर एवरीवन? पक्का? सो दिस वाज अबाउट द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स. रेंट और एक्सपेंस से रिलेटेड जो है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, वो तो हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट एज सच. विल बी डिस्कसिंग इट अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स इटसेल्फ. कल से जैसा मैंने कहा, वी आर गोइंग टू डील विद द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द NPOs. There are some examples which are there in the sheet which I have already shared with you. Once we are done with that, after that I am going to share some more additional examples and we'll be solving it later. So that's it for the day. Thank you very much. Bye-bye.